बताओ किस आर्टिकल में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मैंने आपको बताई थी। किस देश से ली गई है, किस भाग में है, तो क्या बोलोगे? ये संविधान के भाग 20 में है, पार्ट 20 में है। ये भैया आपका आर्टिकल 368 में है। एंड इंस्पायर्ड बाय साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, तो सब जानते हैं। अंतर क्या है प्रोसेस में, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जब आएगा। अच्छा, संविधान संशोधन नाम से ही पता चल रहा है किस लिए आएगा, संविधान में संशोधन के लिए। आपने अक्सर देश में ऐसी बहस देखी होंगी कि ये तो बीजेपी पार्टी संविधान को बदलना चाह रही है। सुना है आपने कभी या नहीं? अक्सर विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है, राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को हाथ में लेकर के घूमे, उसको हाथ में लेकर के जनता का दिल जीतने के लिए, और बहुत सारी जनता जो है उनके पक्ष में आई, उस बात को लेकर राजनीतिक पार्टी को अपने हथकंडे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संविधान बदला गया है वो कांग्रेस के टाइम पे ही बदला गया है। तो कहने का मतलब क्या है हमारा, कहने का मतलब है कि क्या संविधान में संशोधन, या बोले कि संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है ये पार्टी, तो क्या सच में संविधान को बदला जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, अब तक इतने सारे संशोधन हुए हैं, पूरे के पूरे संविधान को बदला जा सकता है, और ये शक्ति संविधान ने ही संसद को दी है। यानी अगर संविधान को कल बदला भी गया तो वो संविधान के अनुरूप ही वह प्रक्रिया संसद करेगी, और ये शक्ति उसको संविधान ने ही दी है। यानी कार्य कैसा हो गया, संवैधानिक हो गया। तो अगर आप संविधान बदलने जैसी चीज की बगावत या खिलाफत करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप संविधान के फिर आदर्शों का पालन खुद ही नहीं कर रहे हैं। भाई कोई किसी एक्स पर क्वेश्चन मार्क लगा के बताए कि भाई आप जो है संविधान को बदलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये तो प्रोसेस संविधान में ही दिया हुआ है, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, और साफ साफ कहा गया है कि पूरे संविधान को बदला जा सकता है। तो इसका मतलब संविधान के आदर्शों का फिर हम पालन नहीं कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, लिखना, संविधान संशोधन की शक्ति किसको है, और अब से पहले इतनी बार बदला जा चुका है। तो ये कौन लोग होते हैं जो इस पर बहस करते हैं? आप कहेंगे कि ये सिर्फ लोगों को, उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है। उन लोगों को लगता है यार हमारे तो अधिकार छीन लिए जाएंगे। संविधान संशोधन की शक्ति, पावर टू अमेंड, पावर टू अमेंड। आप कहेंगे कि फिर तो संसद ये कर सकती है कि संसद चाहे तो संपूर्ण संविधान को बदल सकती है। जी हाँ, लिखना, संपूर्ण संविधान बदला जा सकता है, संविधान बदला जा सकता है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड, बदला जा सकता है। लेकिन क्या शर्त है कि जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा हमने प्रस्तावना में आपको समझाया था, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये जो बात की गई है किस केस में की गई थी, ये भी मैंने आपको बताया था, जरा बताएं मुझे। पूर्ण संपूर्ण संविधान बदला जा सकता है लेकिन मूल ढांचा, मूल ढांचा इसको कहीं किनारे पे लिख लेना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, बंधुता की बात यहाँ पर की गई है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज, नहीं बदलना चाहिए। याद रखेंगे, यानी जो मूल ढांचा है, तो केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया था 1973 में, तो भाई जो मूल ढांचा है वो बदला नहीं जाएगा, बाकी जो आपका बदलाव है वो किए जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव हो सकता है, पूरे संविधान को बदला जा सकता है। प्रस्तावना में कोई बदलाव हो सकता है, हाँ हो सकता है, प्रस्तावना में तो एक बार हो चुका है, मौलिक अधिकारों में तो ना जाने कितनी बार बदलाव हो चुके हैं। तो पूरे संविधान को बदला जा सकता है लेकिन मूल ढांचे का ध्यान रखा जाए बस। ओके, मूल ढांचे को। अब यहाँ पर आते हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोल दिया मैंने, मूल ढांचा बदलना चाहिए तो संविधान की शक्ति इसको दी गई। तो इसको याद रख लेना, संविधान संशोधन विधेयक जो होगा ये किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन से शुरू, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी हाउस, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी हाउस, किसी भी सदन से। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, आप बताएं। सरकारी और गैर सरकारी सदस्य दोनों पुट कर सकते हैं, यानी कि ये एक आपका सरकारी विधेयक भी हो सकता है, पब्लिक बिल भी हो सकता है, या एक प्राइवेट बिल भी हो सकता है, सदस्यों के द्वारा।
अब ये तुम अंग्रेजी में लिख लेना, है ना। कैन बी प्रेजेंट बाई ए, आपके ये आप बोलेंगे इट कैन बी ए पब्लिक और प्राइवेट बिल। दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। और किस बिल में थी दोनों सदनों की शक्तियां बराबर, बताएंगे। दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। एक में तीन रीडिंग्स होंगी फिर पास होगा, दूसरे में भी तीन रीडिंग्स होंगी, यानी कि क्या बोल सकते हैं इनको, बोथ हाउसेस हैव इक्वल पावर। किसी भी सदन से शुरू होगा। क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति साहब के पास आर्टिकल 4 में क्या बताया था मैंने आपको, राष्ट्रपति इसको स्वीकार करने को बाध्य होंगे, स्वीकार करने को बाध्य होंगे, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, बाध्य होंगे। कब से, क्या हमेशा से बाध्य थे या कभी किया गया था, बताओ कौन आंसर करेंगे। प्रेसिडेंट विल बाउंड टू एक्सेप्ट, ये हमेशा से नहीं था दोस्त, बाउंड टू एक्सेप्ट। ये किए गए थे आपका 24वें संविधान संशोधन 1971 से। अभी पूछा गया था सिलेक्शन पोस्ट में, बहुत अच्छा है, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति साहब को संविधान संशोधन विधेयक के मामले में बाध्य किया गया है, उसको मानने के लिए है। 44वां लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, तो 24वां बोल रहा हूँ मैं, 24वां। ठीक है, राष्ट्रपति स्वीकार करने को बाध्य होंगे, कोई दिक्कत। और जब मैंने कहा था दोनों सदनों को यहाँ पर जो शक्तियां बराबर हैं, तो पारित करने के लिए क्या होगा यहाँ पर, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। अब मैंने सारे बहुमत आपको समझाए, मुझे बताओ विशेष बहुमत क्या होता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित हो, मस्ट बी पास्ड बाई ए स्पेशल मेजोरिटी, मस्ट बी पास्ड बाई ए स्पेशल मेजोरिटी। जिसने मेजोरिटी की क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखना बहुमत को। क्या कहा था मैंने, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, मतलब विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो जो है हमेशा पूर्ण बहुमत से मैच होना चाहिए। तो पूर्ण बहुमत यानी कि 273, तो जितने लोग बैठे हुए हैं वो हमेशा उनका जो होगा पूर्ण बहुमत से ज़्यादा ही होना चाहिए, साथ में पूर्ण बहुमत से ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि विशेष बहुमत होता है आपका 2/3 से, किससे होता है, 2/3 से होता है। तो जितने लोग प्रेजेंट है, मान के चलो किसी दिन 200 लोग मौजूद हैं, मैंने आपको बताया था 200 लोग मौजूद हैं और इनका 2/3 क्या हो जाएगा, तो लगभग 133 हो जाएगा, तो पारित होगा। तो हमने कहा था आपसे नहीं, ये कम रह गया किससे, 272 से। जैसे अब मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाई थी, आपको मैंने बताया था कि इसको याद रखिए 420 पे कैलकुलेट करिए, तो 440/3 था, क्या था आपका 200, ये कैलकुलेशन मैंने की थी मुझे याद है अभी भी, तो 280, तो वो पास हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। याद है या नहीं है ये बात, तो विशेष बहुमत से पारित हो। ओके, कुछ तो अभी भी 50+1 कह रहे हैं, उनके दिमाग में बस 50+1 ऐड है। अब बुद्धू थोड़ा जागरूक हो जाओ, कब तक ऐसे रहोगे। आगे आएंगे। तो मैंने बताया किस बारे में आपको, संविधान संशोधन के बारे में। अब संविधान संशोधन में क्या भैया, एक नाम और आपने सुना होगा कि आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए, सुना है ये कभी या नहीं, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। तो वो कौन सी स्थितियां हैं कि जब हमको विशेष बहुमत के अलावा आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें साथ ही हमको आर्टिकल 368 से इसको बाहर रखा गया है। तो पहले इसकी दो कैटेगरी हैं, पहले लिख लेना। संविधान संशोधन पहली कैटेगरी जो है आपकी वो है साधारण बहुमत द्वारा भी हो सकता है। सच में अभी तो आपने लिखा विशेष बहुमत से, इसीलिए तो लिखा रहा हूँ, कुछ कैटेगरी ऐसी भी होंगी साधारण बहुमत द्वारा भी संविधान संशोधन हो जाएगा। यानी कि जो बहुत छोटे विषय हैं उनको किस में रख दिया गया कि भाई इनके लिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ये हो सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी। और वो विषय कौन कौन से हैं ये आज आपको काम है। आर्टिकल 2 में क्या बताया था मैंने आपको, या आपको आर्टिकल 3 में मैंने क्या बताया था, जरा बताना आप। आर्टिकल 169 आप आगे चल के पढ़ोगे, इसको अभी नोट कर लो। आर्टिकल आपका 11,
तो आर्टिकल 2 में आपने देखा था कि भारत के बाहर से हम कुछ मिला रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लिए हमको विशेष बहुमत चाहिए। ये तो अच्छी बात है, हमारे देश में कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, साधारण बहुमत से। देश को ऐसी ज़रूरत है कि किसी राज्य का नाम बदल, किसी राज्य का क्षेत्रफल, आर्टिकल 3 में क्या था, आर्टिकल 3 में था भारत के अंदर राज्यों का जो सीमा, क्षेत्र, नाम आदि में जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए। आर्टिकल 169 आप आगे चल के पढ़ोगे, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, उसके सृजन यानी उसके गठन और उस बात की गई है। तो आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता की समाप्ति आदि के लिए बात की गई है, ठीक है। तो ये नागरिकता का संशोधन है। तो ऐसे जो होते हैं संविधान संशोधन, वो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। तो भैया फिर वो कौन से होते हैं, याद रख लेना। इसमें बोलेंगे हम। अभी एक कंडीशन आई हमारी, विशेष बहुमत, जो मैंने नाम लिखा, विशेष बहुमत। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, अभी माइंड में रखना। साधारण बहुमत बता दिया 4 आर्टिकल। एक मैंने बताया आपको कि ऐसी स्थिति होगी जिनके लिए हमको विशेष बहुमत चाहिए, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, और साथ में आपका क्या चाहिए, साथ में चाहिए आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा नहीं, आधे राज्यों का, ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगा, आधे राज्यों का, कम से कम आधे राज्यों, ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम, कम से कम, ज़्यादा का मिल जाए तो अच्छी बात है, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए विशेष बहुमत के साथ में। वो स्थिति कौन सी होगी, यानी कि रेटिफिकेशन ऑफ मिनिमम, रेटिफिकेशन ऑफ मिनिमम हाफ ऑफ स्टेट्स, हाफ ऑफ स्टेट्स। इसका सीधा सा आंसर होगा, कब होगा आपका, हाँ, इसके लिए आंसर जो होगा कि जब कोई भी मामला हमारी संघात्मक व्यवस्था से संबंधित होगा। संघात्मक होने का अर्थ क्या समझते हैं, मैंने आपको शुरुआती कक्षाओं में बताया था, पहले वो आंसर लिखें तब आप समझेंगे। तो मैंने क्या बोला आप सब लोगों से, इसकी स्थिति कब होगी, इसका विषय होगा, लिख लेना, इसका विषय, इसका जो सब्जेक्ट होगा, ये कब चाहिए होगा हमको, इसका विषय होगा जो संघात्मक व्यवस्था को, जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करे, प्रभावित करे। संघात्मक व्यवस्था बताएं जरा, फेडरलिज्म से आपका क्या मतलब है, फेडरलिज्म से यूनियन के साथ में भैया स्टेट, यूनियन के साथ में आपका स्टेट, बहुत बढ़िया। स्टेट एंड सेंट्रल, हरिकेश भाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है, स्टेट एंड सेंट्रल, स्टेट एंड सेंट्रल, केंद्र और राज्य की बात, बहुत बढ़िया। आसान से शब्द यही है इसके। तो जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करे, इसका मतलब क्या, विच इफेक्ट द फेडरल सिस्टम, ये सब्जेक्ट है। तो जैसे कि मान के चलो केंद्र राज्य संबंधों पे कोई कानून बन रहा है, तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस अनुसूची में बताए गए हैं, बताना जरा मुझे। तो 7वीं अनुसूची हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, 7वीं अनुसूची पर कोई कानून बन रहा है, 7th स्केड्यूल पर कोई भी कानून आएगा, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या है आपका, कितने प्रकार के विषय हैं, 3 प्रकार के। संघ सूची आपका मैंने आपको बताया था, आपका एक साथी राज्य सूची होती है, उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, कॉन्करेंट होती है, समवर्ती सूची होती है। तो ये तीनों किसके बीच का बंटवारा है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ही तो है। तो संघात्मक व्यवस्था पर कोई कानून अगर आएगा कभी भी, 7वीं अनुसूची पर कुछ भी अगर बदलाव होना है, कोई संशोधन होना है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी मामले में आपको सुप्रीम कोर्ट लिख लेना, 7th स्केड्यूल, 7th स्केड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची के जो मामले हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट के मामलों में कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, और आपका राज्यसभा सीटों में कोई बदलाव करना है, राज्यसभा सीट किस स्केड्यूल में, 4 में। तो राज्यसभा की सीट राज्यवार होती है ना, जैसे यूपी में 31 सीट होंगी, कल को बढ़ाना घटाना है या किसी में भी। या हम कह सकते हैं आपका, एक चीज़ हम कह सकते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड